हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके स्कूल एकता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के माइनर टेस्ट 14 का एनालिसिस। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज अपने अंतिम पड़ाव में। इसके बाद में आपका एक माइनर टेस्ट बचा है 15, उसके बाद में एक मेजर है और 3 फाइनल टेस्ट है, यानी 6-7 टेस्ट और बचे। हमने प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए इस टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करें। प्रत्येक जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको भी साथ लेते हुए करें। जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लगभग वो भी है, इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन दिए जाते हैं कलाम के द्वारा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये टेस्ट सीरीज के जो जितने एनालिसिस करोगे आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और हम देखेंगे पेपर में कितना क्या आता है, हमारे जो एनालिसिस किया उतना कितना बेनिफिट मिलता है वो आपको एग्जाम के अंदर पता चल जाएगा। तो चलो आज करते हैं माइनर टेस्ट 14 की शुरुआत। 14 की शुरुआत करने से पहले यदि जिन दोस्तों ने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखते हैं माइनर टेस्ट 14 का पहला क्वेश्चन क्या था आपका। राष्ट्रपति से संबंधित है पहला क्वेश्चन आपका। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में शामिल है। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो आपके राज्य है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं इसमें। राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल के अंदर। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? निर्वाचन मंडल का संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया। किसमें किया गया? आपके अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया। 54 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा और जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रीति से होगा। कैसे होगा आपका? अप्रत्यक्ष रीति से होता है आपका निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होगा आपका? अप्रत्यक्ष रीति से। अप्रत्यक्ष रीति से होगा। ये 54 है। अब देखो मैं क्या दिया, देखो राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य तो लेते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं लेते। तो देखो एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं। तो ये दोनों सदन है आपके, ये तो दोनों संसद कौन कौन सी आपकी? लोकसभा और राज्यसभा। इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। और टोटल कितने आपके वर्तमान में? टोटल आपके 576। कितने? 576। जिनमें लोकसभा कितने आपके निर्वाचित सदस्य? 543 है। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने वर्तमान में? 233 है। कितने आपके? 233 है। अब दूसरा ऑप्शन दे रखा था आपके संसद और मनोनीत सदस्य। अब मनोनीत सदस्य कौन से थे आपके? देखो देखो मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। देखो 12 तो किसमें चुन जाते हैं? आपकी राज्यसभा में, ये भाग नहीं लेते। इसके अनुसार एंग्लो भारतीय थे, एंग्लो भारतीय। इनका प्रावधान समाप्त कब किया? प्रावधान समाप्त 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 104वें संविधान संशोधन 2020 में होता है, 2020 में। और प्रावधान समाप्त होता है ये आपका 25 जनवरी 2020 को। 25 जनवरी 2020 की बात है ये। तो ये भाग नहीं लेते हैं आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, और हमने बता दिया। इसके अलावा देखो दिल्ली और पांडुचेरी दे रखा था हमें। तीसरी लाइन क्या दे रखी थी हमें? दिल्ली और पांडुचेरी दे रखी थी। पुडुचेरी, तो दिल्ली और पुडुचेरी है। पर दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लिया थे कब? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? एक आपका 17वां संविधान संशोधन 1992 की बात है। इस संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 54 में एक अनुपात जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि जो संघ क्षेत्र है आपके, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जहाँ पर विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और यहाँ पर देखो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा सदस्य थे, इसके विधानसभा सदस्य, उन्होंने पहली बार किस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार कन्फ्यूज रहते हैं। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि शंकर दयाल शर्मा के भाग में नहीं, शंकर दयाल शर्मा 1992 में आए थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके चुनाव में भाग नहीं लिया था। इन्होंने भाग लिया था सर्वप्रथम क्या नाम था उनका? KR नारायण के चुनाव में। KR नारायण थे आपके राष्ट्रपति, ये याद कर लेना भाई। पहली बार भाग लिया था इन्होंने, पहली बार भाग। प्रेसिडेंट कौन थे आपके? KR नारायण के भाग 1997 के अंदर।
1993 में बने थे आपके KR नारायण आपके राष्ट्रपति। ठीक है। और इनमें जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपकी, जो निर्वाचित सदस्य लिए थे हमने विधानसभा के, इन निर्वाचित सदस्यों में अभी जम्मू कश्मीर की 90 सीट शामिल नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर कितनी सीट, 90 सीट है, वो शामिल नहीं की गई है। ये इसकी प्रत्येक लाइन को हमने समझ लिया। राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद यानी उच्च सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। और राजस्थान में की बात करें, राजस्थान में 2012 में 66 सदस्यीय उच्च परिषद की 66 सदस्यों के लिए राज्य की विधान परिषद के लिए बोला गया था। संसद के पास प्रस्ताव भेजा गया था, प्रस्ताव कौन भेजती, विधानसभा भेजती है, संसद के पास भेजा गया था और संसद ने इसको रद्द कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। एक ही क्वेश्चन को कितनी जगह से हमने कनेक्ट कर लिया, यही होता है क्वेश्चन कनेक्ट करने का तरीका। तो हमने इस क्वेश्चन में सभी को समझ लिया। हमने मनोनीत सदस्य कौन से थे जो भारत और राज्यसभा में लेते, वो भाग नहीं लेते राष्ट्रपति चुनाव में। इसके अलावा एंग्लो भारतीयों का जो प्रावधान था 2 सदस्य चुने जाते थे, उनको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में रद्द कर दिया गया, तो उनके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, तो वो भाग नहीं लेते। दिल्ली पांडुचेरी के सदस्य भाग लेते, उनके लिए संविधान संशोधन होता कौन सा, 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था। और पहली बार इन्होंने KR नारायण के चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, न कि शंकर दयाल शर्मा के भाग लिया था। क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, काफ़ी बार गलत भी हुआ है। मैंने भी एक बार शंकर दयाल शर्मा करके आया था 1992, पर वो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि 17वां संविधान संशोधन 1992 याद रह गया, उसके चक्कर में उसको गलत कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था आपका। निम्न कथनों पर हमें विचार करना, विचार करते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है आपका, संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका क्या होता है आपका, संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री को कार्य आवंटन करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से कार्यों का आवंटन करता है। और ये आवंटन किस प्रकार करता है, जो भारत सरकार अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, आवंटन अधिनियम है 1961, कौन सा, 1961। इसके जो नियम है, इसका नियम 4 के तहत करता है, इसके नियम 4 के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1961 के नियम 4 के तहत जो मंत्री है उनको कार्य आवंटन करता है कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से। और इस नियम का राष्ट्रपति है, इन नियमों का निर्धारण राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, देखो 1977। ठीक है, इन नियम का निर्धारण है वो प्रेसिडेंट है, वो आपके अनुच्छेद किसके तहत करता है, अनुच्छेद 77 के तहत, किसके तहत करता है, अनुच्छेद 77 के तहत बनाता है ये आपकी हो गई। ठीक है, ये भी आपका सही है। इस प्रश्न की न्यायालय में जांच नहीं होगी, तीसरा ऑप्शन देखो आपका, इस प्रश्न की न्यायालय में जांच नहीं होगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी और दी तो क्या दी, बिल्कुल राइट बात है। न्यायालय इसकी सलाह नहीं कर सकता, कौन से अनुच्छेद के तहत, इसका अनुच्छेद है 76(2) के तहत। जो आपका अनुच्छेद है 74(2) है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता कि जो मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी तो सलाह क्या थी। और प्रधानमंत्री सलाह से राष्ट्रपति जो कार्य आवंटन करता है वो करता है भारत सरकार अधिनियम 1961 की नियम 4 के तहत। और नियम 4 का निर्धारण, जो नियम होते हैं उनका निर्धारण राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 77(3) के तहत। तो ये हो गया आपका, तीनों कथन सत्य हैं। हमें सत्य कथन पूछा, तो तीनों आपके सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या पूछा गया था आपका, राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। असत्य कौन सा है, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत शक्ति का प्राप्त है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 123 के तहत करता है, बिल्कुल राइट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिन विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, आपकी संसद के पास है, बिल्कुल राइट है। ये भी आपका अध्यादेश प्रकाशित करने की शक्ति राष्ट्रपति को सभी, देखो ये राष्ट्रपति की सविवेक की शक्ति नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह करता है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश पारित करते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सविवेक की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है कि जब चाहे वो अध्यादेश जारी कर सकता, नहीं, पहले मंत्रिपरिषद से क्या लेनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसलिए आपका असंगत हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
कोई अध्यादेश संसद के नए सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावित होता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब देखो जो आपका अध्यादेश की शक्ति है वो भारत शासन अधिनियम कौन से ली गई है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो अध्यादेश की शक्ति है ना, वो भारत शासन अधिनियम है 1935 के अधिनियम से ली गई है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से ली गई है, के अधिनियम से प्रभावित है, इसे लिख सकते हैं हम इसको, अधिनियम से प्रभावित है। ठीक है, अध्यादेश न्यायपालिका का पुनः अवलोकन नहीं कर सकता। ठीक है, अध्यादेश का है ना, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश लाया तो किस नियम से लाया, क्यों लाया, किस लाया और क्यों लगाया गया, इसके न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये भी आपकी सत्य बात है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है इसको, अनुच्छेद 13(3) के तहत। एक मिनट रुकिए। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया था, इसका असत्य आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, असत्य कथन पूछा गया था हमें, तो इसका आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी हमने बता दिया कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 तहत करता है। राष्ट्रपति उन्हीं अध्यादेशों को प्रकाशित कर सकता है जो विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है, आपकी संसद के पास है। अध्यादेश प्रकाशित करने की शक्ति राष्ट्रपति की सविवेक, पहले तो ये भी याद होना चाहिए आपको, सविवेक की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। केवल किसको दी गई है, केवल राज्यपाल को सविवेक की शक्ति दी गई है। कोई भी अध्यादेश संसद के नए सत्र पर होने से अधिकतम 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, ये 1935 के अधिनियम से लेगी ये शक्ति आपकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और इसके जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है वो अनुच्छेद 13(3) के तहत किया जाता है। ठीक है, ये भी आपकी याद होनी चाहिए। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सभी बता दी आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका, राष्ट्रपति के भाषण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। तो राष्ट्रपति का जो अभिलेख भाषण है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में भी काफ़ी दोस्त हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 को लेकर। तो इसमें जो आपका जो अभिभाषण का उल्लेख है, उल्लेख तो किसमें किया गया, आपके अनुच्छेद 86 के अंदर किया गया। तो इसका आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। और अनुच्छेद 87 में क्या, देखो अनुच्छेद 87 में अभिभाषण देना, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो अनुच्छेद 37 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अभिभाषण देता है। और अभिभाषण का उल्लेख किसके अंदर है, 86 के अंदर। दोनों को आप अभी समझ लेना, क्योंकि 86 में क्या है, उल्लेख है। 87 के तहत क्या देता है, अभिभाषण देता है। ठीक है, अनुच्छेद 99 दे रखा है 200 ऑप्शन। तो अनुच्छेद 99 में क्या है आपका, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना। शपथ दिलाना, ठीक है। तो ये संसद के सदस्य शपथ दिलाते हैं। और संसद के सदस्य शपथ कौन सी अनुसूची के तहत लेते हैं, मैंने बताया था पिछला टेस्ट एनालिसिस करवाया था तब। इस अनुसूची का नाम बताएंगे आप कमेंट के अंदर। और राष्ट्रपति क्यों नहीं लेता है उसके तहत, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लेता है, ये भी आप बताएंगे कमेंट के अंदर। अनुच्छेद 103 के तहत देखो, अनुच्छेद आपका 103 दे रखा है। अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 103 में क्या है, सांस्कृतिक की जो अयोग्यता संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय ठीक है। ये कौन सा दे रखा है, अनुच्छेद 117(1). अनुच्छेद 117(1) में क्या आपका धन विधेयक है, धन विधेयक से संबंधित है। तो देखो हमने चारों अनुच्छेद पढ़ लिए हमने। ये भी हमने 86 और 87 में भी अंतर समझ लिया कि 87 के तहत क्या देता है, अभिभाषण देता है। और हमारे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है आपका,
देखिए 5 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की संकल्पना की संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और कार्य प्रणाली का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल राइट बात है। अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद के 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की संरचना, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और कार्यपालिका का प्रणाली का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों व शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। कौन कर सकती है? आपकी संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उनमें वृद्धि कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। और प्रथम कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य आपका दोनों सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 का। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। सर्वोच्च न्यायालय अपना सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? देखो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसका विधिवत उद्घाटन कब होता है? इसका विधिवत उद्घाटन होता है इसका 28 जनवरी 1950 को। दोनों डेट आपके एग्जाम पूछी जा चुकी है। 28 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है। देखो संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। देखो संसद कैसे कर सकती है। देखो अनुच्छेद 124(1) है अपना, अनुच्छेद 124(1). अनुच्छेद 124 में क्या है? आपके न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भी कौन कर सकती है? आपकी संसद करती है। देखो मूल रूप से कितने न्यायाधीश थे? मूल रूप से थे आपके 1 + 7। मूल रूप से थे 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने थे आपके? 8। ठीक है। वर्तमान में कितने हो गए आपके? देखो वर्तमान न्यायाधीश, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है आपकी? वर्तमान 2019 में बढ़ाए गए थे। कब बढ़ाए गए थे? 2019 में। कितने हो गए आपकी? मुख्य न्यायाधीश सहित अभी 34 हो गए। कितनी संख्या होगी आपकी? मुख्य न्यायाधीश सहित अभी वर्तमान में 34 संख्या है। ठीक है। और इसका आंसर क्या हो गया था आपका? दोनों कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो 5 का आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या था आपका? निम्न में से असम्मिलित युग्म का चयन करो। असम्मिलित युग्म का हम चयन करते हैं। देखो तदर्थ न्यायाधीश है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 127 के अंदर है। बिल्कुल राइट है आपका। संवैधानिक मामले है, ये आपका अपीलीय क्षेत्र के अंदर आता है संवैधानिक मामले, तो यह आ जाएगा आपका अनुच्छेद 132। बिल्कुल राइट है। अभिलेख न्यायालय ये आपका अनुच्छेद 129 है। बिल्कुल राइट है आपका 129। लेकिन सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 137 में नहीं आता, यह आपका गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? असम्मिलित, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 143 इसमें क्या आता है? राष्ट्रपति सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय के से। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने देता है या देना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी ये मानना बाध्यकारी नहीं है कि सलाह माने या नहीं माने। लेकिन यदि 147 से पूरे के मामले में कोई सलाह मांगता है राष्ट्रपति, तो देनी पड़ती है और राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। यह भी इसका प्रावधान है। अब तक देखो आपका सलाह कितनी दी है, जो आपकी वर्तमान अनुच्छेद 143 में के तहत। ठीक है। अब तक सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राष्ट्रपति को 15 मांगों पर सलाह दी है अभी तक। अब तक मतलब आज़ादी से लेकर अब तक 15 मांगों की दी है। इसमें पहला मामला कौन सा था? देखो इसमें पहला मामला था आपका जिसमें राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी आपके सुप्रीम कोर्ट से, वो था आपका दिल्ली विधि अधिनियम 1951। कौन सा था आपका? दिल्ली विधि अधिनियम 1951। ठीक है। और अंतिम मामला कौन सा था जिसमें राष्ट्रपति को सलाह दी सुप्रीम कोर्ट ने? वो था आपका 15वां मामला। 15वां था ना अंतिम। तो अंतिम 15वां कौन सा था आपका? 2G स्पेक्ट्रम। तो 2G को उठला हुआ था, उस पर सलाह दी थी। 2G को उठला स्पेक्ट्रम, और 2G स्पेक्ट्रम कब हुआ था आपका? 2012 के अंदर। 2012 के अंदर। तो ये तो हो गया इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार। हमने सलाह मांगी, कितनी मांगी अपनी राष्ट्रपति ने वो भी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार सलाह दी है? अभी तक 15 बार सलाह दी है। ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है RPC, ये भी याद रखना। कितनी एग्जाम हुई ऑनलाइन, तो ऐसी चीज़ों को आपको याद करना चाहिए। अनुच्छेद 137 दे रखा है जो इससे सम्मिलित नहीं था, तो अनुच्छेद 137 फिर किससे सम्मिलित है? जो आपका अनुच्छेद 137 है वो अपने न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय दे दिया, उस निर्णय की पूरे
निर्णयों की जो अपने जो निर्णय दिया है इसने, मान लीजिए निर्णय दिया, इस निर्णय की पुनः पुनः समीक्षा करना, अपने निर्णय की पुनः समीक्षा करना क्या किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 137 के अंदर है। मान लीजिए न्यायालय ने किसी को सजा दे दी, फिर मान लो उसको पता चले कि बेगुनाह था, तो उसकी वापस उसके जो सजा दी उस निर्णय पर वापस कौन करता है? समीक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। यह अनुच्छेद 137 में इसका उल्लेख है। मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छी तरह से हमने इसको समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को आपका आंसर हो जाएगा असमलेत ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या था आपका? संघ एवं राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत इसमें आता है सलाहकारी नहीं, अपीलीय नहीं, रीट नहीं, इसमें आता है आपका मौलिक में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख कौन से संविधान अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 131 के अंदर, अनुच्छेद 131 के अंदर है। बाकी देखिए आपके अपीलीय क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्र कितने आपके? 3 अनुच्छेद आपको अपीलीय आती है। अपील के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो ये तो आपका, ये तो आता है आपका संवैधानिक मामला। कौन सा आता है आपका? संवैधानिक मामला। संवैधानिक मामला हो उसमें अपीलीय मामले के अंदर आता है। संवैधानिक मामले हैं उसका लेकर अनुच्छेद 132 के अंदर। दीवानी मामले ये भी अपीलीय के अंदर आते हैं, दीवानी मामले। और दीवानी मामले इनका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 133 के अंदर। और तीसरा आता है आपका इसमें फौजदारी मामला, फौजदारी मामले। और ये किस अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 134 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? आपके अनुच्छेद 134 के अंतर्गत है। सलाहकारी अभियान ने पढ़ा था 143, अनुच्छेद 143 पढ़ा था। रीट 5 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। कौन कौन सी करता है? देखो रीट आर्टिकल 32। और कितने प्रकार की करता है? आपकी 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कौन सी? ये तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा की को वारंटो, मेडेमस, और आपका लास्ट था उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ठीक है। इंग्लिश में भी याद करना, कभी कभी इंग्लिश में आ जाते सीधे लिखे हुए, इंग्लिश में सीधे भी आते हैं। पिछले एग्जाम में सीधा इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये भी याद कर लेना। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। हमने ऑप्शन के प्रत्येक ऑप्शन को समझ लिया। यहाँ पर अपीलीय क्षेत्र पढ़ लिया हमने। 3 अपीलीय क्षेत्र कौन कौन से? आपके संवैधानिक मामले हो, दीवानी मामले हो, फौजदारी मामले हो। मौलिक में आपके यदि राज्यों के बीच विवाद होता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेता है। बाकी हाई कोर्ट वगैरह में कोई अपील नहीं होती। केवल कौन निर्णय ले सकता है उसमें? सुप्रीम कोर्ट। केस कहाँ होगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुनवाई कौन करेगा? केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको ये याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या था आपका? सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करना है। कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसको पद से हटाना। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव और राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। यस, बिल्कुल सही है। दोनों सदन आपके विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। बिल्कुल राइट है। तथा लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है? 100 सदस्यों से। और राज्यसभा में कितने सदस्यों के समर्थन से लिया जा सकता है? कम से कम 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव आया। बिल्कुल राइट है। और वो किस न्यायाधीश के विरुद्ध आया था एक बार प्रस्ताव? वी रामास्वामी के, वी रामास्वामी, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। ठीक है। जो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के जो पद से हटाने के संबंधित जो प्रस्ताव आता है उसके बाद में संसद क्या करती है? कमेटी निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करती है? कमेटी निर्धारित करती है। कितने सदस्यों की कमेटी होती है? ये पूछा जा चुका है आपकी क्वेश्चन। 3 सदस्यों की कमेटी होती है।
इस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला कौन होता है आपका? मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। यदि मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध है तो कोई अन्य न्यायाधीश ही होगा, अन्य न्यायाधीश। दूसरे कौन होता है आपका इसमें? दूसरा होता है आपका हाई कोर्ट, आपका हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चाहे वो दिल्ली का हो सकता है, चाहे राजस्थान का हो सकता है, चाहे गुजरात का हो सकता है। तीसरी कंडीशन कौन सी होती है आपकी? तीसरा था इनमें कोई प्रख्यात व्यक्ति विधिवेत्ता हो, कोई प्रख्यात विधिवेत्ता जो आज तक सुप्रीम कोर्ट अपने अलावा किसी को नहीं समझता, विधिवेत्ता। ठीक है, ये 3 सदस्य होते हैं इस कमेटी के अंदर। ये निर्णय लेते हैं कि इस न्यायाधीश को या मुख्य न्यायाधीश को हटाना है या नहीं हटाना। तो इनके निर्णय लेने के बाद संसद में विशेष बहुमत पारित होता है और फिर राष्ट्रपति उसे हटा देता है। जो जांच होती है ये तीनों सदस्य करते हैं इसकी जांच, कि जो प्रस्ताव आया वो सही है या गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों खत्म सकते हैं। तो देखो ऑप्शन में किसी में होगा तीनों से खत्म। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या आता है आपका? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देश से की जाती है, वर्तमान में कॉलेजियम पद्धति से की जाती है। कॉलेजियम पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 1993 में हुई थी। क्यों हुई थी? देखो इसके 3 कारण थे। इसके कारण क्या थे? 2 कारण थे, सॉरी। कारण क्या थे आपके इसके? कारण तो ये था कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उसकी नियुक्ति किसके आधार पर होती थी? आपकी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति है वो किसके आधार पर होती थी? आपकी वरिष्ठता के आधार पर होती थी। लेकिन भारत में 2 कंडीशन ऐसी आई जहाँ पर इस वरिष्ठता को त्याग दिया गया। कौन कौन सी? पहली कंडीशन थी इसकी 1973 की बात है, 1973 इंदिरा गांधी की काल की बात है। उस टाइम जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको हटाकर, जो वरिष्ठ न्यायाधीश उनको जो थे उनको हटाकर किसके बनाया गया? A.N. रॉय को बनाया गया। A.N. राय को बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसे न्यायिक प्रणाली का भी विवादित हो गई, एडवोकेट्स वाद शुरू हो गए यहाँ से। फिर दूसरा मामला आ गया अपना 1977 के अंदर। इसमें देखो HR खन्ना बनने थे, वरिष्ठ न्यायाधीश थे HR खन्ना, लेकिन HR खन्ना को नहीं बनाया गया और HR खन्ना के स्थान पर किनको बनाया गया? M.H. बेग को बनाया गया। तो फिर से न्यायिक प्रणाली क्या होगी? विवादित होगी। फिर एडवोकेट्स वाद शुरू हुए। फिर एक प्रणाली आई 1993 के अंदर, कॉलेजियम पद्धति, इसका गठन किया गया। इसके अनुसार 4 सदस्य, 3 सदस्य थी, 4 सदस्य थी। फिर इसमें क्या किया? ये न्यायाधीशों को चुनाव करने लगी। फिर आपका 2014 की बात है। कौन सा आया था आपका? 99 संविधान संशोधन 2014। और इस 14 के तहत एक नई आई आपकी NJSC। लेकिन NJSC को समाप्त क्यों कर दिया गया? 6 सदस्यीय निकाय था ये। वर्तमान में चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति ने इसके ऊपर एक बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अब सुप्रीम कोर्ट है, इसने क्या बोला कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद, सेकंड ऑन रिकॉर्ड वाद, सेकंड 2015। देखो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद वो होता है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश स्वयं चुनते हैं, फिर वो खुद निर्णय लेते हैं कि क्या इसमें सही है नहीं है। 2015 के तहत इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, NJSC को असंवैधानिक, अनुच्छेद 13 का हवाला देते हुए कि मूल ढांचे को विरोध में। और इस समिति का अध्यक्ष था जिसने इसको निर्णय लिया था, असंवैधानिक घोषित किया था, वो किसने किया था? आपके JS खेर मोदी ने, JS खेर मोदी ने इसको असमत किया था। ठीक है, चर्चा का विषय तो आपके एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। उपराष्ट्रपति ने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट सुपर पावर की तरह कार्य करता है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो NJSC, दूसरा आपका न्यायिक आदेश। काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, काफ़ी विवाद छिड़ा था काफ़ी समय तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या था आपका? न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ निम्न कथनों पर मैं विचार करें। चलो करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में विचार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में, देखो 1975 राजनारायणवाद काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव रद्द कर दिया था। ठीक है, फिर अपना काला अध्याय शुरू हुआ था, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। न्यायिक समीक्षा को संविधान मूल ढांचे का भाग माना, बिल्कुल माना, राइट बात है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता
जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, बिल्कुल राइट बात है। अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा को कानून नहीं बना सकता मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, 13(2) का बिल्कुल राइट बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और या राज्य सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों को पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं, यह आपका गलत है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय अभी बताया था मैंने, पिछला क्वेश्चन था, खुद को निर्णय देता है, उससे खुद के निर्णय को ही पुनर्वलोकन करता है, किसके तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। तो इसमें देखो, ये तो आपको गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। जो अपने निर्णय होते हैं उनका पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है सर्वोच्च न्यायालय? अपने अनुच्छेद 137 के तहत। मैंने पीछे बता दिया, अभी 137 बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखो, आपात उद्घोषणा के समय केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। जो राज्य के जो प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हो केंद्र के अंदर आ जाते हैं। राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है, तो वहाँ आ जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 352 का 352 में उल्लेख है राष्ट्रीय आपातकाल का। अनुच्छेद 360 है, वो किससे? आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसमें सभी न्यायाधीशों सहित प्रत्येक की वेतन में कटौती की जा सकती है। यही दे रखा है हमें, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का निर्देश दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल हो तो इसमें आपके न्यायाधीशों की भी सैलरी कटी जा सकती है। तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा? आपका कथन सत्य पूछा था, दोनों सत्य करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, वह स्वयं प्रत्याशी होता तो दे सकता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना नहीं, इसमें भी दे सकता है, ये भी आपका सही है, क्योंकि 6 महीने तक मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, यदि वह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो तो भी वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का पात्र होगा, बिल्कुल दे सकता है। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन कौन सा होता है आपका? विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मजबूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी? अनुच्छेद 357 है, अनुच्छेद 357 है, अनुच्छेद 357 है या अनुच्छेद 357 है? तो ये आपके अनुच्छेद 357 में उल्लेख किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया था आपका? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करो। असत्य कथन का चयन करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित होने की दशा में उक्त अवधि में राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं माने जाते। देखो, राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे, यहाँ पर वैध नहीं माने जाते, ये आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाकर प्रक्रिया का निर्धारण करने की शक्ति संसद में निहित है, बिल्कुल निहित है। निर्वाचन मंडल में किसी प्रकार की रिक्ति होने की दशा में राष्ट्रपति का निर्वाचन स्थगित नहीं होता, बिल्कुल राइट बात है ये भी। तो हमें क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था, असत्य कथन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरण में मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। और उल्लेख इसमें आपके अनुच्छेद 55 के तहत, निर्वाचन प्रणाली किसमें? आपके अनुच्छेद 55 के अंदर है। ठीक है, और आपके जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, देखो आपका निर्वाचन अधिकारी कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो महासचिव है कौन होता है आपके? जो आपकी राज्यसभा या लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा की जो महासचिव है वो महासचिव बारी बारी से अपना चुनाव करवाते हैं, बारी बारी से करवाते हैं। एक बार लोकसभा का महासचिव कराता है, एक बार राज्यसभा का महासचिव कराता है। और 2022 में कौन था आपका? 2022 में राज्यसभा का महासचिव था। किसका था आपका? राज्यसभा का महासचिव था, और उसका नाम क्या था आपका? क्या नाम था? पीसी मोदी। हाँ, पीसी मोदी था। क्या था आपका? पीसी मोदी। ठीक है, और अगले जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव होंगे आप आगे, उसमें आपके लोकसभा का महासचिव होगा, इस चीज़ को याद रख लेना। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 16 देखिए, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा
बिना संसद की स्वीकृति कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? देखो 1 माह, 2 माह, 4 माह या 6 माह, तो कितनी मात्रा रहती है? 2 माह। 2 माह के बाद संसद से अनुमोदन लेना है। 2 माह में अनुमोदन लेने के बाद साधारण बहुमत से पास करना पड़ता है इसको, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत से पास होने के बाद अधिकतम कितने माह, पहले 6 माह तक लगाया जा सकता है, 6 माह तक, ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ, 6 माह तक। और फिर 6 माह की अवधि के समाप्त होने तक फिर अनुमोदन लेना पड़ता है, फिर 6 माह लगा जा सकता है। और अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर और क्या बनता है, अभी चर्चा का विषय भी है राष्ट्रपति शासन। क्यों है चर्चा का विषय? अभी देखिए, जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ठीक है। पहली बार कब लगा था आपका? पहली बार पंजाब में लगा था, पहली बार 1951 में लगा था। कहाँ पर? पंजाब में, पेप्सो विधान जाता है, ठीक है। फिर देखो ये जब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे 91, सॉरी पहले विधानमंडल का चुनाव नहीं हुए थे लोकसभा के, लेकिन प्रथम आम चुनाव हुए थे कब? प्रथम आम चुनाव 1952। कब हुए थे? 1952 के बाद फर्स्ट राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा? फर्स्ट राष्ट्रपति शासन वो किस राज्य में लगा? ये इंपॉर्टेंट है आपके, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर लगा? आंध्र प्रदेश के अंदर लगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सबसे अधिक बार कहाँ पर लग गया राष्ट्रपति शासन? अधिकतम बार 11 बार लग गया। कहाँ पर? मणिपुर में। और मणिपुर क्या है चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि हाल ही में देखो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पुणे लगाया गया था 13 फरवरी 2025 को, जो पक्षपात पूर्ण बेवरे का आरोप लगा था वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, और राष्ट्रपति ने यहाँ की राष्ट्रपति शासन लगा दिया यहाँ पर 13 फरवरी 2025 से। तो ये पूछने की संभावना बन जाती है। और राजस्थान में, अपने राजस्थान में अभी तक 4 बार लग चुका है, ठीक है, अभी तो नहीं लगा, कोई संभावना नहीं आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? देखो युद्ध की स्थिति में लगाया जा सकता है, भारी आक्रमण के विरुद्ध लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति पहले नाम था, इसको 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44 संविधान संशोधन 1978 की बात है। और इसके बाद में इसको सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, लेकिन अब किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक अशांति के ऊपर, ठीक है। अब देखो आपके अभी तक राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है अपना, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। किसके तहत लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अब तक कितनी बार लग चुका है आपका? 3 बार लग चुका है। देखो फर्स्ट बार कब लगा था आपका? जब आपका भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये लगा था आपका 26 अक्टूबर 1962 की बात है। और समाप्त कब हुआ था ये? 10 जनवरी 1968। इसलिए 65 के युद्ध में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, क्योंकि ये 62 से 68 तक चला था ये। इस समय आपके जो पहला जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपके प्रधानमंत्री कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये तो आपका पहला राष्ट्रपति शासन हो गया, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। दूसरा देखो आपका भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, दूसरा आपातकाल लगा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971। ये लगा था आपका 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 बड़ी सर्दी के अंदर। और आपका चला था 21 मार्च 1977 तक, 1977 तक, ठीक है। इसमें आपके प्रेसिडेंट कौन थे आपके? वीवी गिरी। कौन थे आपके? वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री कौन थी? हिटलर, इंदिरा गांधी। तीसरा आंतरिक अशांति के ऊपर लगा था, जिसे काला कानून कहा जाता है। आंतरिक अशांति के नाम पर वर्तमान में नहीं लगता है, आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह हो तब लग सकता है। यह लगा था आपका 25 जून 1975 को, और समाप्त आपका 21 मार्च 1977 को हुआ था, साथ ही हुए थे दोनों। इस समय जो आपके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति कौन थे आपके? फखरुद्दीन। पहली बार आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन, ठीक है। और प्रधानमंत्री आपकी हिटलर थी, इंदिरा गांधी।
तो हमने तीनों राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिए, कब और कब, कहाँ से और कैसे लगे थे, उनका कारण भी जान लिया। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्न में असत्य कथन कौन सा है? व्यक्ति इस शक्तियों के बारे में असत्य कथन बताना हमें। धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में स्थापित, जब धन विधेयक की धन विधेयक के रूप में यह स्थापित नहीं कर सकता, पहला गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18 में 1। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखता है, वित्त मंत्री के सापेक्ष, बिल्कुल राइट है। अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश को बिना नहीं की जा सकती, बिल्कुल राइट बात। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, बिल्कुल करता है, अनुच्छेद 280 के तहत। तो ये भी आपका राइट है, पहला आपका गलत हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सही कथनों को पहचाने, सही कथनों को पहचानते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के 30वें अनुच्छेद में लिख। बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट में बताना 30वें अनुच्छेद सूची में क्यों नहीं है राष्ट्रपति। 30वें अनुसूची में राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है और राज्यपाल नहीं है। राष्ट्रपति आपकी शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। किसमें लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत, तो पहला तो नहीं होगा। किसी राज्य विधानसभा में भंग होने पर राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, कोई भंग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली में। संविधान के ये महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए लाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे महाभियोग। देखो अब महाभियोग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, बिल्कुल राइट बात है। अन्वेषण कर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिया जाता, तत्काल नहीं हटाया जा सकता, यह भी आपका गलत है। 2 और 3 से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्या शब्द है आपका महाभियोग। इसमें काफी दोस्त कंफ्यूज होते हैं महाभियोग में। ये लिया तो कहाँ से? आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है आपकी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, देखो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, मैं समझाना क्या चाहता था वो देखो। महाभियोग है, महाभियोग की प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो किसके तहत चलती है? आपके अनुच्छेद 61 के तहत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन इसका उल्लेख महाभियोग होगा यदि राष्ट्रपति कदाचार का आरोप लगते हैं, तो महाभियोग का जो उल्लेख है, महाभियोग का उल्लेख पूछ ले, या उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56 भी आ सकता है। वैसे तो अनुच्छेद 56 बी के अंदर है, लेकिन अनुच्छेद 56 आ सकता है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में। तो ये याद रखना कि महाभियोग का उल्लेख तो अनुच्छेद 56 के तहत होता है, और इसकी जो प्रक्रिया चलती है फिर लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, वो प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलती है? अनुच्छेद 61 के तहत लगती है। तो ये चीज़ दोनों आप अंतर समझ लेना यहाँ पर। तो इसका आंसर तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका। देखो निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति भी रहे? देखो जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। जाकिर हुसैन है जो सबसे राष्ट्रपति पद पर देहांत होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? आपके फर्स्ट पद पर क्या गए थे? देहांत होने वाले फर्स्ट राष्ट्रपति हैं आपके जाकिर हुसैन। तो ये देहांत हुए, तो इनके बाद जो उपराष्ट्रपति थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके वीवी गिरी। कौन थे आपके? वीवी गिरी। ये क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक प्रेसिडेंट बने। लेकिन इनको क्या करना था? चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ना था। तो चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र दे दिया तो प्रेसिडेंट भी पद खाली हो गया और उप प्रेसिडेंट का भी पद खाली हो गया। तो जो दोनों पद खाली हो, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, तो किसको बनाते हैं? आपके ऐसा उल्लेख संविधान में है तो नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बना दिया जाता है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इनको क्या बनाया गया? राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, एक मात्र है जो न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति रहे, बिल्कुल राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका खत्म सत्य हो जाएगा। देखो फखरुद्दीन है, फखरुद्दीन 1975 की बात है, 1995 इनकी मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति थे उस समय कौन? आपकी बीडी जत्ती। तो इन्होंने क्या बना? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जत्ती फखरुद्दीन के देहांत के बाद। तो देखो दोनों कंडीशन आपको बता दी, अभी तक 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, दोनों कंडीशन आपको बता दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत देश बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय की
संघिक शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141। तो ये आपके अनुच्छेद 140 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, देखो अनुच्छेद 138 है, अनुच्छेद 138 में क्या आपका, अनुच्छेद 138 में आपके जो सुप्रीम कोर्ट है का कार्य क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र बता सकते हैं इसको, अधिकार क्षेत्र, वो किसके अंदर आपके अनुच्छेद 138 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 139 में क्या है, अनुच्छेद 139 में जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट को विशेष मामले का अधिकार प्रदान करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट को विशेष मामलों में अधिकार प्रदान करना, अधिकार प्रदान करना, ये अनुच्छेद 139 में। अनुच्छेद 141 में क्या आपका, अनुच्छेद 141 में है सुप्रीम कोर्ट है द्वारा घोषित कोई कानून है, सुप्रीम कोर्ट अपना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कानून है, और जो कानून पारित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कानून पारित किया वो पूरे जितने भी भारत के जितने भी न्यायालय है या पूरा भारत है उन सभी में बाध्यकारी होगा, पूरे भारत में लागू होगा या पूरे भारत में बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो हमने चारों अनुच्छेद देख ली कौन कौन से थे, और इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 140। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु आवश्यक योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिक हो सकता है। वह किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तो न्यायाधीश रहे हो, बिल्कुल राइट। वह किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों का तक अधिवक्ता रह चुका हो, बिल्कुल राइट। ये या में आता है, किसमें आता है, या में, या तो किसी न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तो न्यायाधीश रह चुका, या वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तो अधिवक्ता रह चुका। तो दोनों में से एक कंडीशन उसके पास है, ठीक, कोई भी एक कंडीशन है तो आपके योग्य है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो एक व 2 में से कोई भी एक हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि व भारत के भीतर सभी न्यायालयों में आबद्ध कर होगी। जो मैंने अभी बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है या कोई कानून बनाता है तो पूरे भारत में बाध्यकारी होगा, मैंने अभी बताया था साधारण भाषा में, यह आपकी पॉलिटिकल भाषा है। तो यहाँ पर घोषित विधि भीतर सभी न्यायालयों में आबद्ध रहेगा, वो कौन से अनुच्छेद में था, अभी बताया था, बता दीजिए। वो होता है अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 139 बताया दिया वहाँ पर, अनुच्छेद 140 बताया दिया। अनुच्छेद 142 देखो, अनुच्छेद 142 क्या है, न्याय की पूर्णता हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, इसमें न्याय की पूर्णता हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, जैसे समझे इसको, जैसे कोई आदेश या डिक्री को पारित करना, आदेश या डिक्री को पारित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 देती है, 25 क्या था आपका, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इनमें से किस या किन संवैधानिक पदाधिकारियों के पद से हटाने हेतु लागू होता है, यह बताना था। देखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए लागू होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए लागू होता है, लेकिन जिला न्यायालय का नहीं होता, ये आपकी हाईकोर्ट और राज्य सरकार के अंदर होता है इसकी प्रक्रिया। तो ये आपके संबंधित नहीं है इसके। अनुच्छेद न्यायाधीशों का अधिनियम 1968 ये ऑप्शन नंबर 4 संबंधित नहीं, 1, 2, 3 संबंधित है। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 ये आपकी साइकोलॉजी क्वेश्चन आगे, किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता अधिगम के किस सिद्धांत में दी जाती है। देखो सामीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या सूची का सिद्धांत। तो तात्कालिक समाधान की प्रमुखता है वो दी जाती है आपकी सूची सिद्धांत में, और सूची का सिद्धांत किनका था, आपका कोहलर का, याद रखना भाई। अनुबंधन सिद्धांत आप पावलोव को याद कर सकते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव। ठीक है, सामीप्यता का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं, ये आपके धारणा से जुड़ा हुआ है, आपका धारणा होती है, तो धारणा या संवेदन से जुड़ा हुआ होता है आपका सामीप्यता का सिद्धांत, धारणा या संवेदन से संबंधित। सक्रिय अनुकूलना का सिद्धांत वो आपकी एक व्यवहारवादी सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर को जोड़ सकते हो, उनका सिद्धांत वो सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है, स्किनर, B.F. स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वर्दीमर द्वारा प्रतिपादित गेस्टाल्ट सिद्धांत का गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा में ले गया, वो जर्मनी भाषा में ले गया, अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में। तो वो ले गया आपके जर्मन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, यूरेका अथवा आहा अनुभव का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, कौन सा, यूरेका अथवा आहा अनुभव संबंध है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, कोहलर से संबंधित है, बांडुडा,
या पावलोव या वाटसन, तो ये कोलर समझते हैं। कोलर का सिद्धांत हमने समझ लिया। सूज का सिद्धांत था आपका। बंडुरा का सिद्धांत देखिए हमें, बंडुरा का सिद्धांत कौन सा था आपका? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। पावलोव का आपने अभी देखा अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। वाटसन है, वाटसन का सिद्धांत देखिए हम, व्यवहारवाद के प्रवर्तन थे वाटसन, व्यवहारवाद के प्रवर्तक। कौन थे व्यवहारवाद के प्रवर्तक? आपके वाटसन थे। चारों ऑप्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या था आपको? बंडुरा के प्रक्षेपण अधिगम में अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। देखो सबसे पहले अवदान आएगा, तो देखो अवदान बी किसमें? तो एक में है बी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अवदान आएगा, अवदान के बाद हम धारणा आएगी, धारणा के बाद में उत्पाद आएगा, उत्पाद के बाद में क्या आएगा? अभिप्रेरणात्मक आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। चिन गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक। चिन बंडुरा थे, कोलर थे, टोलमैन थे या वर्धीमन? तो चिन्ह सिद्धांत किसने दिया था? आपके टोलमैन ने दिया था। 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बंडुरा का हमने बता दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वर्धीमन का आपका गेस्टाल्ट का सिद्धांत आया था, कोलर का आपका जो सोच का सिद्धांत था वो कोलर का सिद्धांत था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। टोलमैन ने अधिगम सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? देखो चंपेजी पे क्या था? चूहे पे क्या था? बिल्ली पर, गुड़िया पर। तो किस पे क्या था? आपके चूहे पर क्या था? चूहा था, उसको एक ऐसे था, चूहा का छुड़ा था, यहाँ पर चिन्ह बनाए गए थे ऐसे ऐसे, उनका सिद्धांत था, ठीक है। तो किस पे किया था? चूहा पर किया था। चिंपैंजी पे किसने किया था? चिंपैंजी पर आपकी कॉलर ने दिया किया था, सोच के सिद्धांत पर कॉलर ने। बिल्ली भी इंपॉर्टेंट है, बिल्ली पे किसने दिया था? आपकी थॉर्नडाइक ने किया था प्रयोग, थॉर्नडाइक। गुड़िया पर किसने किया था? आपका गुड़िया पर बंडुरा ने किया था, तो गुड़िया पर प्रयोग बंडुरा, और बंडुरा के अलावा किसने किया था? आपकी वाटसन ने भी किया था, वाटसन ने किया था गुड़िया के ऊपर, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। बांडुरा के अनुसार संकेतात्मक कूट, कोडिंग, संज्ञानात्मक संगठन और संज्ञानात्मक रिहर्सल निम्नलिखित में से किस अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? अवधान को नात्मक करते हैं, अवधान न करते हैं, उत्पादों करते हैं, अभिप्रेरणात्मक करते हैं? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका अवधारणा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अंशों के विषय को समझने के बाद एक छात्र अपने शिक्षक से कुछ सवाल पूछता है। यह कथन 5E के लर्निंग मॉडल के किस किस कर्मिक चरण में दर्शाता है? अन्वेषण, मूल्यांकन, विस्तार या व्याख्या? तो किसको दर्शाता है? विस्तार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या था आपको? अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। अधिगम है उसका निर्मितवादी विचार कौन सा नहीं है? देखो जो नवीन सूचना को बार बार याद करता है यही नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो अधिगम सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ये आपकी निर्मितवादी प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता की पूर्व अधिगम पर आधारित है, ये भी आपकी निर्मितवादी विचारधारा है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाता है, बिल्कुल यह निर्मितवादी अंतमधारा है। और सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे था? आपका वाइगोत्स्की से, वाइगोत्स्की थे, उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक सिद्धांतवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका? 34 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। सीखने की प्रक्रिया एवं सोच की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई? तो देखो ये आपकी अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक की गई है। अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, ये आपकी गलत है। आपकी यंत्रवत होती है, यंत्रवत नहीं होती। कैसी होती है? आपकी सृजनात्मक या सर्जक, सर्जक और सृजनात्मक होती है, रूप से गठित होती है। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, बिल्कुल राइट। सोच के लिए समस्यात्मक परिस्थिति होना आवश्यक है, बिल्कुल राइट। तो कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई? आपकी प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये आपकी निर्धारित नहीं की गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक थे R.M. गेने, नहीं वर्धीमन और अन्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। R.M. गेने का कौन सा था? आपका अधिगम के सोपान की, सोपानी की सिद्धांत दिया था किसने? गेने ने दिया था। B.S. ब्लूम को टेक्सोनोमी से याद कर सकते हैं आप, टेक्सोनोमी, ठीक है, टेक्सोनोमी दी थी ब्लूम, टेक्सोनोमी। बी ए स्किनर किससे संबंधित थे? आपके प्राचलन अनुबंधन से संबंधित थे, प्राचलन अनुबंधन से संबंधित थे आपके B.F. स्किनर, ये भी याद कर लेना साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में कौन सी गिनने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था? उच्चतम अवस्था थी आपकी सिद्धांत अधिगम नहीं, समस्या समाधान अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। संकेत अधिगम को गिनने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है शास्त्रीय अधिगम के रूप में नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम के रूप में नहीं, श्रृंखला अधिगम के रूप में नहीं, तो किसके रूप में जाना जाता है? आपका परंपरागत संबद्धता अधिगम के रूप में जाना जाता है। संकेत अधिगम को गिनने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है आपकी परंपरागत संबद्धता अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का गमनांतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल को स्थानांतरण कहलाता है आपका पार्श्व अधिगमनांतरण, उल्टा अधिगमनांतरण या द्विपार्श्विक अधिगमनांतरण, अनुक्रमिक अधिगमनांतरण। तो कौन सा कहलाता है आपका द्विपार्श्विक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो उसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन हाउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? धनात्मक का नहीं, ऋणात्मक का नहीं, शून्य का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शून्य स्थानांतरण का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। एक मिनट, तो ये शून्य का नहीं, ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण होगा। किसका? ऋणात्मक स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, करंट के क्वेश्चन आ गए आपके, जनवरी के क्वेश्चन नहीं है आपके। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक के तहत 18 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया, बिल्कुल राइट है। इस रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों व पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया, बिल्कुल राइट है। हिमालयी राज्यों व पूर्वोत्तर राज्यों को वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार व हरियाणा के राज्यों को परफॉर्म श्रेणी में शामिल किया गया, बिल्कुल शामिल किया गया। तो आपका कथन कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन। तो तीनों सत्य कथन है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। ये देखो आपका सत्य कथन है तीनों। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4 41 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस धरोहर को जीआई टैग दिया गया? केसर, कहवा, चिनार पेड़ या रोगन जोश। तो ये दिया गया आपके चिनार पेड़ को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। डीआरडीओ द्वारा और भारतीय नौसेना में ने टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पर आधारित किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? वो क्या गया आपका NASM SR का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके VLSR SAM है, ये तो आपका सरफेस टू एयर है, टारगेट है, उसको किया जाता है। BM है वो बिफोर ये ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित आपकी ब्रह्मोस मिसाइल BM4, ये आपके भारत और रूस से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 43 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी? गुजरात के अंदर जूनागढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 44 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में इस योजना में प्रीमियम भुगतान के बाद 99 दिन से योजना का लाभ दिया जाएगा, बिल्कुल राइट बात है। नवीन पॉलिसी पंजीकरण या नवीकरण करवाने वाले परिवारों को पॉलिसी पंजीकरण के 2 दिन बाद से 1 साल तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल राइट बात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। टाइम पत्रिका द्वारा किस भारतीय महिला को वुमन ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया? वुमन ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया पूर्णिमा देवी को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। सुनीता विलियम्स भी काफ़ी चर्चा का विषय पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इनसे संबंधित भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 47। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसी देश का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया, वो क्या है? आपकी माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान, नई दिल्ली, दुबई या कैलिफोर्निया। तो नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में भारत बायोटेक समूह द्वारा बायोलीप वैक्सीन को किसके सहयोग से विकसित किया गया? पशुपालन विभाग द्वारा नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित की गई आपके भारत बायोटेक समूह जो समूह है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इनके द्वारा आपको बायोलीप वैक्सीन विकसित की गई है। कौन सी? बायोलीप वैक्सीन विकसित की गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को भारतीयों के 4 नए जैव विविधता स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। बिल्कुल राइट बात है, 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया। देश में रामसर साइट की कुल संख्या 89 होगी। बिल्कुल राइट है। भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, देखो 20 है, पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ 2 ही है। 20 कहाँ पर आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर आपकी तमिलनाडु के अंदर है। तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो आपका पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ये आपके मैथ के क्वेश्चन आगे। कौन सा कथन असत्य है? देखो आयचित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बटन के अनुरूप दंड आकृति है। बिल्कुल राइट बात है। सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल की समान होती है। बिल्कुल राइट बात है। दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता की समानुपाती होती है। बिल्कुल राइट है। आयत चित्र में खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं। देखो दरार संभव है, तो यह गलत हो जाएगा। सत्य कथन ऑप्शन नंबर 4। दरार संभव क्यों है? देखो आपका आयत चित्र है, आयत चित्र है आपका, वर्गों के मध्य या तो कोई वर्ग हो, इनके दो वर्गों के मध्य, ये तो देखो वर्ग नहीं हो, या तो वर्ग न हो, ठीक है, या बारंबारता शून्य हो, बारंबारता शून्य हो, बारंबारता शून्य हो, तो खंडों के बीच दरार आ सकती है। खंडों के बीच दरार आ सकती है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञापन विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए एक रेखा चित्र में दिया गया। इन विषयों में सीमा का द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। तो बताओ सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त? तो गणित में अंक बताने हमें सीमा ने, तो गणित में अंक, टोटल अंक कितने आपके? टोटल अंक का आपके 480। कितने अंक? 480। कुल अंक 480 इंटू, देखो कोण दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ गणित में बताना है, तो कोण गणित का कितना आपका 93 डिग्री, ठीक है। और टोटल कोण कितना होता है? टोटल कोण होता है आपका 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। बिंदु से बिंदु गया, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका 12 का इसमें भाग देगा, 12 चौक 48, 12 तिया 36, ठीक है। 3 का 93 देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ से 4 इंटू 31 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 4 4 3 12, तो 124 अंक आ जाएगा आपके गणित में सीमा की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न को याद करने के लिए किया जाता है? वर्ग अंतराल को, परिसर को, परम्पराता को या ऊपरी सीमा को? तो मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है ऊपरी सीमा को याद करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, नहीं सॉरी, ऊपरी सीमा को नहीं, बारंबारता को याद करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा। मिलान चिन्हों का जो प्रयोग है, जैसे ये मिलान चिन्ह ऐसे करते हैं हम, तो ये किसको करते हैं? बारंबारता याद करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है, तो उसने हिंदी में 105 अंक प्राप्त की। तो अंकों का वर्त आरेख बनाना हो तो हिंदी के अंकों का केंद्रीय कोण थीटा बताना आपके बार। तो थीटा बराबर देखो कितने अंक प्राप्त किए? 540 में से कुल अंक कितने? 540। कितने प्राप्त किए? 105। कितने प्राप्त किए? 105। टोटल कोण कितना होता है आपका? 360 डिग्री का। कितना होता है आपका? 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो बिंदु से बिंदु कैंसिल होगी, ठीक है। 6 से काटे हम इसको, 6 चौं 36 और 6 नम 54, ठीक है। इसको वापस करा दो, 6 से 6 दूनी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 3 का भाग देंगे इसमें 105 में, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगी, और 1 बच गया, 5 आ गया, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर आ गया आपका 35 इंटू 2, तो 35 में 35 दोनों कितना होता है आपका? 70। तो आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, सारणीयन का मुख्य उद्देश्य, जो सारणीयन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट। समकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट। जटिल तथ्यों को सरल रूप से प्रस्तुत करना, बिल्कुल राइट। तो तीनों आपका सारणीयन है, उनका मुख्य उद्देश्य तीनों है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 55 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च याद कीजिए। यदि भारत का कुल खर्च 120 करोड़ है
तो हमें सेना का निकालना, सेना कितनी है आपकी 59%। तो कुल खर्च कितना आपका, कुल खर्चा आपका 120 करोड़। ठीक है, 120 करोड़ का आप 59% निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा आपका, सेना का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सेना का खर्चा कितना आ जाएगा आपका 120 इंटू 59% निकालें तो बाकी कितने दे देंगे 100 का। बिंदु से बिंदु कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दो के पहाड़े से काटे इसको, 2 6 12 और 2 पंजा 5, इसको गुणा करो, 6 नाम 54, 5 6 पंजा 30 से 5 35 बट्टा 5, 354 है। 354 में यदि 5 का भाग देते हैं तो कितना आएगा आपका 7 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 8, 8 पंजे 40 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 70.8 करोड़। तो देखो ऑप्शन 70.8 करोड़ किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये दिया हुआ देखो 57 से 58 क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे 2 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तंभ ग्राफ किसी देश के विभिन्न राज्यों में एक वर्ष के चावल तथा गेहूं की उपज दर्शाता है। इस ग्राफ पर के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर देने। तो देखो मैंने ग्राफ और आधार दोनों साथ ले लिए यहाँ पर क्योंकि देने थे। सभी उल्लेखित राज्यों में चावल व गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। ठीक है, देखो चावल प्लस गेहूं का कुल उत्पादन पूछा है यहाँ पे, चावल प्लस गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। तो नीचे राज्य दे रखे हैं, ऊपर ये न्यूनतम दे। तो इसमें देखो कितना दे रखा है, इसमें पहले में एम में चावल तो कितने आपके 8 लाख टन है, देखो 8 है, और गेहूं कितने आपके 16, तो देखो 8 + 16 तो कितने हो गए आपके 24। ठीक है, दूसरा देखो बी में देखो आपको चावल तो कितने दे रखे हैं आपके 10, और गेहूं कितने दे रखे हैं 2, तो कितने हो गए आपके 12। सी में देखो आपको कितने दे रखे हैं, दोनों में 4 4 दे रखे हैं, सी में चावल भी 4 है और गेहूं भी 4 है यानी 8। और डी में देखो आपको कितने दे रखे हैं, डी में देखो चावल तो कितने आपके 4 है, प्लस गेहूं कितने आपके वाइट वाला देखो 2 है तो 6 है। तो कुल उत्पादन न्यूनतम पूछा था किस राज्य में है, तो कुल उत्पादन न्यूनतम आपके डी के अंदर है। ठीक है, तो इक्का और देख लो, इक्का देखो आपका चावल तो कितना दे रखे 2, प्लस आपका दे रखा है ये आपका 8 यानी 10 दे रखा है। तो न्यूनतम देखो इनमें किसमें आ रहा है आपका डी का आ रहा है, डी राज्य का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन का कुल उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अनुपात। तो हमें अनुपात बताना था, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज था, इसमें थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। क्यों, देखो आपका देखो जो गेहूँ है ये ब्लैक स्पॉट वाला वो गेहूँ है, सॉरी चावल है। तो चावल देखो आपको कितना है 8, प्लस बी में देखो चावल कितने आपके 10, सी में चावल कितने आपके 4, डी में कितने आपके चावल 4, और ई में चावल कितने आपके 2। तो यहाँ पर कितना होगा देखो 10 से 4 18, 18 4 22, 22 से 4 26, 26 से 2 28, ये तो 28 आ गए चावल। क्या आ गया आपके चावल। आप देखो गेहूँ, इसमें कितने गेहूँ 16, इसमें कितने आपके 2, इसमें कितने आपके 4, इसमें कितने 2, इसमें कितने आपके 8। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया आपके 16 4 20, 20 से 2 22, 22 से 2 24, 24 से 8 32। तो यहाँ पर देखो गेहूँ और चावल का अनुपात पूछा है, चावल अनुपात गेहूँ, तो आना चाहिए आपका 28:32। तो यहाँ पर 2 का भाग दें इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14:16 आना चाहिए। ठीक है, मेरा जोड़ में ही आ रहा है, लेकिन कलाम ने माना है आपका 14:15 का आंसर की में, ये इसकी अपडेट आंसर क्या आएगी उसमें आ जाएगा। देखो जोड़ने पर तो ये आ रहा है, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, कोई नीचा ऊपर नीचे हो तो देख लेना भाई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। वह वक्र जो ग्राफ पेपर पर संचयी आवृत्तियों को अंकित करके बनाया जाता है कहलाता है आपका ओजाइव कहलाता है। क्या कहलाता है आपका ओजाइव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। 1 से 100 तक गिनती में सम अभाज्य संख्या कितनी। देखो सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, केवल 2 वैसे तो नहीं, केवल 2 ही, नंबर 2 बता रहा हूँ, मात्र 2 होती है, एक ही मात्र 2। हमें पूछा माध्य पूछा है, तो माध्य पूछा है तो देखो संख्याओं का योग, योग कितना आपका 2 ही है। संख्या कितनी है, एक मात्र संख्या होती है केवल 1, और वो संख्या क्या है आपका 2, तो संख्या 1, तो माध्य पूछ लिया यहाँ पर। माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी ये 2 हो जाएगा आपका
माध्य हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। आय चित्रों में आयतों की ऊंचाइयों का उन वर्गों की होती है बारंबारता के व्युत्क्रमानुपाती, बारंबारता की समानुपाती, वर्ग अंतराल की समानुपाती या वर्ग अंतराल की व्युत्क्रमानुपाती। तो वो होती है आपकी बारंबारताओं की समानुपाती। 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया था आपका। किसी दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं। देखो महत्तम मान और न्यूनतम मान है, उनके अंतर को क्या कहते हैं, आपके परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 35 से 40 है, ठीक है, महत्तम मान 40 है, -35 तो कितनी हो जाएगी रेंज आपकी 5 आपकी रेंज हो जाएगी। उल्टा ले लिया मैंने, थोड़ा उसका कर लेना, परिसर कहलाता वो। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है तो प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो यहाँ पर 10 संख्याओं का, तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है आपका संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए माध्य दिया हुआ हमें, माध्य कितना दिया हुआ, देखो माध्य दिया हुआ हमें 35, योग हमें दिया हुआ नहीं है और संख्या दी हुई हमें 10। तो योग बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो 35 × 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 350। ठीक है, अब देखिए जो संख्या दी हुई है 10, उस 10 संख्या में प्रत्येक में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। ठीक है, तो एक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 10 संख्या में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। तो योग कितना हो जाएगा आपका, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर तो 20 आ जाएगा। तो इसमें योग में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 350 + 20, तो कितना हो जाएगा आपका 370। अब माध्य निकालना दोबारा में, तो माध्य क्या है, योग, योग कितना हो गया 370, और संख्या कितनी है, वही संख्या कितनी है आपकी 10 ही है, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 37। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64। m संख्या का माध्य n² है तथा n संख्याओं का माध्य m² है, तो m + n संख्याओं का माध्य होगा। देखो माध्य दे रखा है योग, तो माध्य अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या होता है आपका माध्य, योग यानी संख्याओं का योग बटा संख्या कितनी है आपकी वो। माध्य कितना दे रखा है n², योग हमें पता है नहीं, संख्या दे रखी है हमें m, तो योग यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका इतने तक का योग क्या हो जाएगा आपका m n²। ठीक है, दूसरा दे रखा है n संख्याओं का माध्य m², माध्य कितना दे रखा है m², योग संख्या कितनी दे रखी है n, तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा आपका, योग आ जाएगा यहाँ से n m²। अब देखो m + n संख्याओं का माध्य, तो इन दोनों योगों का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, m + n का योग कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका m, इसको n² करो, m n², तो कितना आएगा आपका m n² प्लस ये कितना आ गया आपका n m²। संख्या कितनी है आपकी m + n। अब देखो m + n संख्या का माध्य, तो कितना हो जाएगा आपका योग बटा संख्या माध्य बराबर, तो योग तो कितना का ये रहा आपका m n² प्लस n m², और संख्या कितनी होगी आपकी, दोनों जोड़ दो m + n। तो यहाँ से देखो यदि मैं ऊपर से m n कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा m + n या n + m बचेगा, तो नीचे भी क्या आपका m + n, तो m + n से n + n कैंसिल हो जाएगा, तो माध्य कितना आ जाएगा आपका m n। तो देखो m n किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्रमागत 13 विषम संख्याओं का माध्य 53 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो माध्य दे रखा है हमें, विषम संख्या को दे रखा है 53, एक मिनट, माध्य दे रखा है 53 यानी औसत के बराबर दे रखा है, और 13 क्या आपकी विषम संख्या है। आप देखो जैसे ऐसे 13 विषम संख्या ऐसे जोड़ेंगे तो प्रत्येक एक मान लो अक्ष मानी मैंने विषम संख्या, तो दूसरी विषम संख्या अक्ष +2 होगी, ऐसे तो 13 तक जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो इसका ट्रिक से करना पड़ेगा इसको, वैसे तो बड़ा हो जाएगा 13 संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर देखो 13 संख्याओं की मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इन 13 विषम संख्याओं की 13 विषम संख्या है ना, ठीक है, यानी 6 इधर होंगे, 6 इधर होंगे, बीच की कौन सी हो जाएंगे आपकी 7। ठीक है, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 7वीं संख्या है वो बराबर किसके आपकी 53 की। कितना दिया हुआ हमें 53। ठीक है, अब देखो संख्या विषम है तो प्रत्येक संख्या अगली संख्या से 2 अधिक होती है। इस चीज को समझना है पर संख्या विषम है तो प्रत्येक संख्या अगली संख्या की से 2 अधिक होगी, अगली संख्या से 2 अधिक होगी, 2 अधिक होगी, 2 अधिक होगी। यानी क्या करेंगे हम, जो 7 है 7 से पीछे कितनी संख्या रहेगी आपकी 6 संख्या होगी। तो इस 6 संख्या कितनी होगी 2 अधिक होगी, यानी इनमें 2 2 जुड़ेंगे। कितने बार जुड़ेंगे 2 2। 6 संख्या एक संख्या में 2 जुड़ेंगे 2 बार पीछे वाला 10 वाला, तो 6 में जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 2 12। तो 12 संख्या 53 से घटा देंगे तो आपकी सबसे छोटी आपकी विषम संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो आपको, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी आपकी 53 में से 2 को 6 बार घटाते हैं, घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 53 - 6 × 2, तो कितना हो जाएगा आपका 53 6 दूनी 12, 53 में से 12 गया तो 1 4 41। तो आपके पास संख्या कितनी होगी आपकी 41। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी आपकी 41। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या आपका इंग्लिश क्वेश्चन आ गया। द ब्राइट ब्रिज डैश दिस रिवर, द ब्रिज है दे रखा हमें, द ब्रिज डैश दिस रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर 1994। तो इसमें क्या आएगा अबव होगा, ओवर आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा। 66 में आपका आंसर हो जाएगा ओवर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। गांधी जी फाउट डैश द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री बाई इन ऑफ या फॉर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गांधी जी फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। दे हैव क्वेरिल्ड डैश ए पीस ऑफ लैंड एट ऑन फॉर ओवर। क्या जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा दे हैव क्वेरिल्ड ओवर ए पीस ऑफ लैंड। ऑप्शन नंबर 4 68 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। ए जीप हिट हिम व्हाइल ही वाज गोइंग डैश द मेन रोड। अक्रॉस जाएगी तभी तो गाड़ी ने इसको हिट किया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 69 में क्या जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या आता है आपका। वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड आवर फ्रेंड लाइव डैश अस ऑन दिस 3rd फ्लोर। तो क्या आएगा आपका 70 में क्या जाएगा आपका बिलो, कि आप तो 4th फ्लोर पर रहते हो लेकिन अपना फ्रेंड है अपना वो 3rd फ्लोर से बिलो करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। द ही कच हिम डैश द निक फ्रॉम बाई ऑन या ऑफ। प्रीपोजिशन कौन सी आएगी आपकी इसमें बाई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। द डॉक्टर्स हैव गिव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स इन द डैश होप दैट ही माइट रिकवर। तो 72 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। द अथॉरिटीज डैश द अनरजिस्टर्ड कंपनीज सीज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। सिलेक्टेड द मिसप्लिट वर्ड। मिसप्लिट वर्ड कौन सा आपका 73 में 74 में यह बताना था हमें। तो देखो क्या आ जाएगा आउटकम सही है आपका, मिसप्लिट नहीं है, स्पेसिफिक भी सही है आपका, हेल्पफुल भी सही है आपका, एसेसिनेट आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 74 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। सिलेक्टेड द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड कौन सा आपका इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना था हमें। कमेटी, कैंडिडेशन, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट। तो क्या जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्टली स्प्लिट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ये आपका माइनर टेस्ट 14 कंप्लीट कर लिया हमने। सॉल्यूशन एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आज थोड़ा सा माइक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि बार बार हिल रहा था बोलने में, या कट आवाज़ भी कट सकती है बीच बीच में। तो बता देना आप कोई भी कमी रही, बाकी करवाने की अच्छी कोशिश की आपको। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ में क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।